बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं सोशल मीडिया पे जैसे होता है मैं देख रहा था तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कुछ मुझे मैसेज आए। फेसबुक पे मैंने देखा कि रहीम यार ख़ान की एक चौकी है, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, कोई एएसआई है, उन्होंने एक बंदा पकड़ा और उसे अपने पास रखा कुछ दिन, और कहा यह जाता है मुबैना तौर पर कि जी वो आदी था जी शराब नोशी का, और उसे शराब नहीं मिली जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब उसके वालिद ने दरख्वास्त दी कि जी जनाब इसको पुलिस उठा के ले गई थी और वो पुलिस कस्टडी में मर गया, तो ज़ाहिर है पुलिस कस्टडी में मरने का मतलब ये है कि सीधा साधा 302। और फिर अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा जी काज ऑफ डेथ क्या है। अगर काज ऑफ डेथ हुई कि जी उस पर तशद्दुद नहीं हुआ, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं हुआ, और काज ऑफ डेथ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो नेचुरल हुई, तो फिर शायद ये बच जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं थी तो कत्ल बेसबब तो है ही है ना इनका। 322 तो इनके गले में फिट होना ही होना है, और फिर ये पैसे भी देंगे और अपनी जान छुड़ाएंगे। नाज़रीन, मुझे इस सारा पढ़ने के बाद एक वाक़या याद आया अपनी ज़िंदगी का। और मैं एसएचओ था जी 1996 में, मेरी पोस्टिंग रुकनपुर थाना थी जी। और ये रुकनपुर थाना जो है ये सदर सर्कल में आता है। सदर सर्कल के डीएसपी जो हैं उन दिनों हनीफ वड़ैद थे, और थाना सदर जो था उसके एसएचओ जो हमारे वो मशहूर इंस्पेक्टर सादिक गुजर थे, जिन्हें बाद में शहीद कर दिया गया। अच्छा, मैं एसएचओ रुकनपुर था, और जो तहसीन अनवर शाह उस वक्त डीपीओ थे जिन्होंने मुझे रुकनपुर थाने पे लगाया था। अच्छा नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ईद आ गई जी, ईद थी और ईद की छुट्टियां हो गई जैसा कि होता है। और एसएचओ को क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती, हमारी कोशिश ये होती थी, मेरी कोशिश ये होती थी कि तमाम मुलाजमीन जो हैं वो घर को भेज दिए जाए। 1/3 होता था कि अगर आपकी नफरी का तीसरा हिस्सा वो थाने पे रह जाता था, वॉलंटियर होता था। और वो अब भी यही होता है कि थाने पे वो कहते हैं जी हम रह जाएंगे, ईद हम यहाँ करेंगे, ईद के अगले दिन हमने फिर चले जाना है। और जो लोग ईद घर करते हैं वो जल्दी फिर थाने पे आ जाते हैं। ये हमेशा से एक असूल बना हुआ है थाने का, जिस पे अमल होता है, और पुलिस मुलाजमीन इसी पे अमल करते हैं। जो सीनियर्स होते हैं, एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, वो हमेशा ईद के बाद जाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन रश भी होता है, ईद वाले दिन कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो रहते हैं। तो मुझे याद है ये ईद उल अजहा थी जी, ये बड़ी ईद जिसे कहते हैं। और मैं क्योंकि बच्चे मेरे उस वक्त रहीम यार खान में रहते थे, फैमिली मेरे बेटे मेरी मिसेज, तो मैंने ये कहा कि जी अब रहीम यार खान तो मैं आ नहीं सकता, मैंने ईद में यहाँ रहना है, तो क्यों ना हम 2 दिन यहाँ रुकनपुर में रह जाएं। थाने के साथ ही एक वो क्वार्टर सा बना हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया था, गैराज भी बनवाया था, मुझे याद है। उस दिन भी गया मैं रुकनपुर तो देख रहा था वो गैराज उसी तरह का है था, वो जो क्वार्टर है वो भी उसी तरह है, किसी ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। नाज़रीन, मैं बच्चे लेके आ गया। नज़ीर न्याजी मेरे पास उस वक्त ड्राइवर हुआ करता था, तो मैं बच्चों के साथ मसरूफ़ था। हमने वो किए, बकरा बकरा किया, वहाँ कुर्बानी की, और गोश्त बन रहा था, और उसके बाद गोश्त बना और हम लोग बैठे हुए थे घर में। और मैंने एक डेक लिया था उन दिनों नया, तो वो मैं उसको लगा के सोच रहा था इसकी तारे वारें लगाऊं, और ताकि हम कोई सॉन्ग वांग सुने। ईद पे टीवी वहाँ होता नहीं था, केबल वहाँ थी नहीं, 1996 में फ़ोन भी वहाँ नहीं होता था। और मैंने वो एक वायरलेस फ़ोन लगाया हुआ था, एक सरदारगढ़ में मैंने एंटीना लगाया हुआ था, और एक वहाँ रुकनपुर में, और उसके ज़रिए मेरा रब्ता होता था घर वालों से। अच्छा नाज़रीन, अब वहाँ मोबाइल फ़ोन भी नहीं आया था उन दिनों, बाद में आया थोड़ा सा रहीम यार खान में, 97 में मेरे ख्याल में आया था, 1997 में। नज़ीर ने बाहर बेल दरवाज़ा बजाया गया, तो मेरा जो मुलाजिम था फ़िदा, वो बाहर गया और उसने कहा जी नज़ीर आपको बाहर बुला रहा है। तो मैं चला गया बाहर, मैंने कहा पता नहीं कोई बात होगी ऐसी। तो नज़ीर ने कहा सर मेरे साथ आए। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहता सर आए मेरे साथ आए। अब वो मुझे लेके जहाँ एसएचओ का क्वार्टर है, अगर आपने किसी ने थाना रुकनपुर देखा हुआ है, वहाँ के लोग, आप लोग ने नहीं देखा हुआ तो मैं बता दूं कि वहाँ से निकल के पीछे, यानी आगे एसएचओ का क्वार्टर है और उसके पीछे लाइन में कुछ 4-5 क्वार्टर्स हैं जिसमें तफ्तीशी अफसरान रहा करते थे। अब एंड वाला जो क्वार्टर है, बिल्कुल एंड वाला, यानी अगर आप लेफ्ट से शुरू करें, 1 2 3 4, चौथा क्वार्टर जो है उसमें गए, तो उसने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया मुझे लेके, तो सामने देखा एक शख्स मुर्दा हालत में वहाँ पड़ा हुआ है। मैं एकदम फक हो गया, मैंने कहा नज़ीर ये क्या है? क्योंकि वो क्वार्टर जो था वो अताउल्ला एक मलंग था,
सब इंस्पेक्टर अताउल्ला लिट्टू वाला भी मशहूर था भावलपुर का, और उसकी वो लिट बना के रखता था पीछे, और मुबैना तौर पर कहा जाता था वो फ्यून सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। अब मैंने देखा नहीं है, लेकिन लगता था कि अताउल्ला साहब जो है कुछ ना कुछ करते हैं। अब हुआ कुछ यूं, फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा अताउल्ला से कि ये बंदा है कौन, किसको छोड़ के गया अपने क्वार्टर में। तो हुआ कुछ यूं कि अताउल्ला ने कोई एक दिन पहले, ईद से एक दो दिन पहले, कोई नशाई पकड़ लिए। वहाँ रुकनपुर में जो दश्ती अकवाम है वहाँ बहुत ज़्यादा नशा बिकता है, खसूसन पुराण में। पुरान के दश्ती बहुत मशहूर हैं और वहाँ असाल्ट भी करते हैं, ये मसामत भी करते हैं पुलिस के साथ। और जब भी रेड हुआ, लेकिन मैंने इन्हें बड़ा ठीक करके रखा था और इन पे रेड भी करता था पूरी फोर्स लेके, और कभी इनकी जरूरत नहीं हुई कि मेरे सामने ये मज़ाम हो। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान जो थे उनकी फोर्स के साथ भी ये मज़ामत करते थे और एक्साइज वालों के साथ भी मज़ामत करते थे। इसके बारे में मुझे मेरे वालिद साहब ने भी बताया था। मेरे वालिद साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, अमानुल्लाह खान। जब वो खानपुर में एक्साइज इंस्पेक्टर थे तो वो कहते थे कि जी पुराण एक जगह है जी मशहूर, जहाँ जो भी सरकारी अफसर जाता है ये औरतें उनकी उन्हें बांध के बिठा देती हैं और झांबे कहा जाता था, लकड़ी के झांबू से मारती हैं, और कभी उनसे रिकवरी नहीं हुई। खैर बाकी रिकवरी की बात अलहदा है। अब वहाँ आते हैं जहाँ वो लाश पड़ी हुई थी। अब समझ ना आए जी कि लाश है किसकी। अताम मलंग साहब से रब्ता नहीं हो रहा था, टेलीफोन था नहीं, किससे रब्ता करें। और फिर मैंने बजरिया फ़ोन इतला दी, वो जो मेरे पास वायरलेस सेट था एक लगा हुआ। मैंने बात की हनीफ वड़ैद साहब से, उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम लोग आ रहे हैं। नाज़रीन को 2-2.5 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ से अच्छी खासी मुसाफत है रहीम यार खान, 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, और सिंगल रोड हुआ करती थी उस वक्त और मोटरवे नहीं थी। और उसके साथ साथ फिर आप ये देखें कि दूसरी रोड KLP रोड भी डबल नहीं हुई थी उन दिनों। और उसके बाद जो अंदर सरदारगढ़ से रुकनपुर रोड आती है वो भी सिंगल थी, टूटी फूटी रोड हुआ करती थी। अब वो आ गया जी कुछ 2-2.5 घंटे में, दोपहर का वक्त, मैंने दिखाई जाके उनको लाश उसी तरह पड़ी हुई है। तो बहुत से दोस्तों ने फिर ये मशवरा दिया कि नहीं जी, कुछ होते हैं ना जी ऐसे दोस्त के जी इसको उठा के चुप करके फेंक देते हैं नहर में, किसी को पता नहीं चलना क्या हुआ है, और उसके बाद लाश गुम हो जाएगी नहर से, पता नहीं कहाँ से मिलेगी, हम पे इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने मुखालफत की और इसकी हनीफ वड़ैद साहब ने मुखालफत की, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आप पे शक होगा, शुबा होगा, लाश की हालत ख़राब हो जानी है, और उसके बाद होना यह है कि या जब भी कहीं से मिलेगी तो सीधा साधा कत्ल का इल्ज़ाम आएगा और जान नहीं बचनी, सब ने इसमें बचना है। तो बेहतर है इसको फेस किया जाए, और जो कानून हमें इजाज़त देता है, जो कानून कहता है, उस पर अमल किया जाए। तो नाज़रीन फिर हमने ये किया जी कि अताउल्ला मलंग पे हमने पर्चा दिया जी, हब से भेजा का कि उसने अपने पास बंदा बिठा दिया था। बिल्कुल यही स्टोरी लिखी, एक बयान लेके मुहर्रिर का कि जी उसने बंदे कुछ पकड़े थे, बाकी छोड़ गया जिसमें उसे पैसे मिल गए, इससे पैसे नहीं मिले, इसको वहाँ बिठा गया। पैसों का जिक्र खैर FIR में हमने नहीं किया, लेकिन ये किया कि जी अताउल्ला ने बंदा पकड़ा, छोड़ गया और गया। हमने अचानक मुहर्रिर थाना गया तो उसने देखा लाश पड़ी हुई थी और अब इसकी शनाख्त नहीं हो रही। फिर नाज़रीन हमने पूरे रुकनपुर के जो लोग थे उन्हें बुलवाया। एक दश्ती वहाँ रजाकार होता था, DSP का रैंक लगाता था, अब नाम मेरे जहन में नहीं, दुबला पतला सा। और फिर इसी तरह शबीर खान दश्ती हमने बुलवाया। मुझे शुबा ये था कि लाश दश्ती की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ लोग इसी टाइप के फिरते रहते थे। नाज़रीन आखिर में वो शनाख्त हो गई थी उसकी, बताया गया कि जी ये एक नशाई है, और हमने उसका बाकायदा पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो लाश है, फिर ये था कि वर्षा के हवाले कैसे की जाए, वो लेके उधर ना आ जाएं। अक्सर होता था कि लाशें ऐसी लेके तो KLP रोड ब्लॉक कर दिया करते थे, फिर मिन्नत अल्लाह और पर्चा देने के अलावा जान नहीं बख्शी जाती थी। फिर उस पर ख़ासी मदद की मेरे सीनियर्स थे, ख़ास तौर पे तहसीन अनवर शाह साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कहा जी इसको आप सेटल करें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने वो सेटल कर लिया और उस पर पर्चा हो गया था। अताउल्ला बड़ा नाराज़ हुआ कि जी मुझ पर पर्चा दे दिया। उसकी बेल वेल कराई हमने अताउल्ला की, उसे कभी आज आप शामिल तफ्तीश हो। और फिर उसमें यही हुआ कि मुद्दईयों ने बयान दे दिया कि जी वो पागल था और वो फिरता रहता था, तो इस तरह फिर अताउल्ला की भी जान बच गई। कहने का मतलब ये है नाजरीन कि
ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تھانے میں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ پوری نظام دنیا کا چلاتے ہیں، لیکن پولیس کا نظام جو ہے خالصتاً اللہ کا، یہ 200% سے بھی زیادہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. اگر 100% دنیا کا چلتا ہے تو 200% جو ہے وہ پولیس کا نظام چلتا ہے. آپ دیکھیں حوالات میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، بندے پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، مر گیا کوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کچھ ہو جائے تو کہاں سے آپ کے خلاف تو ہونا ہی ہونا پرچہ. اب انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ریمیار خان والا میں نے FIR پڑھی کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا. بھئی شراب پینے کا عادی تھا تو اسے شراب نہیں ملی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نشائی پکڑ کے لے آتے ہیں پولیس والے اور انہیں نشہ دینا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہیروئن کا نشہ، آئس کا نشہ. باقی نشے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. کوئی شراب پینے کا عادی ہے، کوئی افیون کھانے کا عادی ہے، چرس پینے کا عادی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو ہیروئن ہے، آئس ہے، کچھ اس ٹائپ کا جو نشہ ہے، یہ گولیاں جو کھاتے ہیں، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جیب سے اکثر تفتیشی ان کو وہ نشہ دینے کے بعد ہاتھ جوڑ کے ان کا جوڈیشل کراتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ آتے ہیں فوری طور پہ جوڈیشل، تاکہ وہ ذمہ لگیں تو پھر وہ لگیں اس کے، کیونکہ وہ دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھانے کے حوالات میں، یہ جو نشہ پینے والے ہوتے ہیں، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں آیا وہ کہ میں نے کہا جی میں شیئر کروں کہ جب بھی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ تھانے پہ کچھ ہوتا ہے وقوع، تو آپ جو لیگل، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے وہ ضرور کریں. اگر آپ کو قانون اس کی نہیں کرتا، کچھ آپ غلط کرتے ہیں، لاش اٹھا کے پھینکیں گے. ایک اور بھی چھوٹا سا میں آپ کو مینشن کر دوں کہ جی مجھے یاد ہے جب میں DSP چشتیاں تھا تو وہاں بھی اسی طرح ایک 392 کا بندہ ریمانڈ جسمانی پہ جو تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی رات کو، اور وہ SHO بیچارہ بڑا پریشان تھا. وہ میرے پاس آیا کہ سر کیا کریں. میں نے کہا کچھ نہیں کرنا. میں نے میڈیا والوں کو بلا لیا، میں نے وہاں کے معززین کو بلا کے میں نے اوپن کر دی حوالات میں سے باہر نکال کے لاش. میں نے کہا دیکھ لیں جی، اس پہ کوئی ٹارچر دکھا دیں، کوئی آپ وائلنس دکھا دیں، کوئی تشدد کا نشان دکھا دیں تو ہم ذمہ وار ہیں، بالکل پرچہ دیں گے ہم SHO پہ. لیکن اگر کوئی تشدد کا نشان نہیں، کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ زیادتی نہ کریں. تو اچھے لوگ تھے جی، وہ مان گئے اور وہ اس طرح SHO کی جان بچ گئی. لیکن بہت سے مقدمات میں آپ دیکھیں کہ مدعی نہیں مانتے اور اس کے بعد بیچارے یہ پولیس والے پھنسے ہوتے ہیں اور پھر کروڑوں، اب تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے دے کے پھر جان بچاتے ہیں. وہ سب کا جس کا نام ہوتا ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے پے کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ.